अब हम देखेंगे कि खाद्य पदार्थों को खराब होने से कैसे बचाया जा सकता है, अर्थात उनका परिरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले है रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। अर्थात जो उनको सड़ने से बचाते हैं पदार्थ, उन्हें क्या कहा जाता है? परिरक्षक। तो नमक और तेल का उपयोग सामान्य रूप से ज़्यादा किया जाता है। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक है ना। इनका उपयोग उनको बनाने में किया जाता है और फिर उसको खराब होने से बचाने में किया जाता है। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इस रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। अर्थात जब हमारे यहाँ अचार बनाया जाता है, आम का अचार, आंवले का अचार या कोई भी अचार, तो उसमें आपने देखा होगा कि नमक की मात्रा अधिक रखी जाती है और उस अचार के ऊपर तेल की थोड़ी परत रहती है, तेल तैरता रहता है, जिससे वो अचार खराब नहीं होता है। इसके अलावा कुछ रासायनिक पदार्थ सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड भी उसमें मिला दिया जाता है, जिससे वो खराब नहीं होते हैं। जो बाजार के जो अचार आते हैं, मिक्स अचार आते हैं, उनमें यही रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैसे सॉस हुआ, जैम हुआ, जेली हुआ, इनमें भी साल भर तक ये खराब नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनमें ये रासायनिक पदार्थ परिरक्षक के रूप में मिलाए जाते हैं। अब है नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस मछली के परिरक्षक के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। किसके द्वारा? नमक द्वारा। अब चीनी द्वारा परिरक्षण, है ना। चीनी अर्थात शक्कर के द्वारा। जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। अर्थात शक्कर के द्वारा भी, शक्कर अधिक मात्रा में होगी, जैसे मुरब्बा बनाया जाता है तो उसमें शक्कर की मात्रा अधिक होती है, चाशनी बन जाती है, तो उससे भी वो खराब होने से बच जाता है। फिर आता है तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। फिर है अगला गर्म एवं ठंडा करना, अर्थात अधिक गर्म करके या अधिक ठंडा करके। तो आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा है। उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। आप रोज घर में देखते होंगे कि दूध को जब बाजार से ले आते हैं तो उसको क्या करते हैं? उबाला जाता है, ताकि वो खराब ना हो। यदि हम उसको बिना उबाले रख देंगे तो दूध क्या होगा? फट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसलिए उसको उबाला जाता है। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, अर्थात हम जो हमारी सवेरे जैसे भोजन बनाया तो सब्जी बची या भोजन का और कोई भाग बचा, तो उसको हम क्या करते हैं? फ्रिज में रख देते हैं, ताकि वो खराब ना हो, क्योंकि कम ताप पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। अर्थात जब वो ठंडे स्थानों पर रखे जाते हैं, आपने देखा होगा कि सब्जियां भी कोल्ड स्टोरेज में रखी जाती है। क्यों? क्योंकि वो खराब ना हो, मतलब कम ताप हो जाता है। जहाँ पर ठंडे स्थान होते हैं वहाँ पर वो खराब नहीं होती है। थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता? मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पाश्चरीकृत है ना, पाश्चरीकृत। अब ये पाश्चरीकृत क्या होता है हम देखेंगे। पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसलिए इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं।
ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इससे पाश्चरीकरण कहते हैं। अर्थात दूध को 70 डिग्री तक 15 से 30 सेकेंड तक उबालो और उसको एकदम फ्रीज़र में रख दो, तो क्या होगा, वो दूध पाश्चरीकृत हो जाएगा। उसमें जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो रही थी वो वहीं पर रुक जाती है और ऐसा दूध खराब नहीं होता है। तो यह विधि क्या कहलाती है? पाश्चरीकरण। भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे तथा सब्जियों की वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की सुरक्षा होती है। आपने देखा होगा पैकेट आते हैं आजकल खाद्य सामग्री के, तो वो किस लिए? ताकि उसमें सूक्ष्म जीव वृद्धि न कर सके। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, अर्थात नाइट्रोजन किस प्रकार बचाई जा सकती है, पौधों के लिए किस प्रकार उसका स्थिरीकरण होता है। आपने कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा, जो लेग्यूम पौधों दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। लेग्यूम पौधे अर्थात फली वाले पौधे, जिनकी फलियां होती हैं, जैसे मटर की फली, चंवले की फली, सोयाबीन की फली, अर्थात ये फली वाले पौधे जिनकी दाल बनाई जाती है, वे क्या कहलाते हैं? लेग्यूम पौधे, दलहन जिसको कहा जाता है। राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे जो चने का पौधा आता है, छोड़ जिसको कहते हैं, उसकी जड़ को देखना कभी, उसकी जड़ों में छोटी छोटी सी गठानें होती हैं। तो उन गठानों में कौन सा जीवाणु होता है? राइजोबियम जीवाणु होता है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, अपने अंदर नाइट्रोजन को संचित करके रखता है। और जब इन पौधों को उखाड़ लिया जाता है तो वो गठानें टूटकर उस मिट्टी में रह जाती है और वो उस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करती है। जैसे सेम और मटर जो एक सहजीविता है, कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। अब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ये कैसे होता है ना? ये आप देख रहे हैं यहाँ पर चित्र में, है ना? ये लेग्यूम पौधे की ये जड़ें हैं, है ना? इन जड़ों में ये छोटी छोटी सी गांठें दिखाई दे रही है, ये ठीक है, ये है ना? ये जैसे छोड़ का पौधा जो होता है ना, चने का, उसमें दिखाई देती है। आप देखना, किसी पौधे को अपने खेत पर जाना, उखाड़ कर देखना। अब हम आगे पढ़ेंगे नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र। अब वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? 78%। हमारा जो ये वायुमंडल है इसमें कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है? 78%। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। अब यहाँ हम देख रहे हैं, ये नाइट्रोजन चक्र का डायग्राम बना हुआ है। इसमें जो ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन है ना, जो वायु में नाइट्रोजन है,
ये जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक की गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है यहाँ पर। फिर यहाँ से मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, ठीक है। अब ये जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है, ये इधर तड़ित द्वारा भी नाइट्रोजन का, अर्थात जब बिजली होती है बारिश के दिनों में तो भी ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण अर्थात उसे संचित करती है। इधर एक और विधि है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण, है ना, कि जीवाणु और जो शैवाल उग जाते हैं बारिश के दिनों में वो भी नाइट्रोजन को संचित करते हैं। फिर इधर जीवाणु द्वारा स्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित करते हैं, अर्थात जीवाणु उसे उसके यौगिकों में बदल देते हैं। और तड़ित द्वारा जो हुई ये भी, और ये दोनों मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, जो मिट्टी में उपस्थित होते हैं नाइट्रोजन के यौगिक, वो जीवाणु द्वारा उसका गैसीय नाइट्रोजन में उसको परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात गैस रूप में वो परिवर्तित हो जाती हैं। तो इधर ये पौधों द्वारा अवशोषण हो जाता है, इधर ये पौधों के मतलब पौधों के द्वारा, जंतुओं द्वारा पौधों को इधर प्राप्त होती है। और यहाँ पर उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट फिर वापस इधर मिट्टी में मिल जाते हैं, अर्थात जब पेड़ पौधों के कृषि अपशिष्ट निकलते हैं वो फिर मिट्टी में सड़ते हैं, या जीव जंतु मर जाते हैं वो भी मिट्टी में मिल जाते हैं और ये वापस मिट्टी में पहुंच जाती है। इस प्रकार से ये नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है। तो अब यहाँ पर पाठ समाप्त हुआ। इसके कुछ मुख्य बिंदु है जिसे आप देखेंगे। सूक्ष्मजीव अत्यंत छोटे होते हैं, बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से नहीं देख सकते। यह बर्फीले शीत मौसम में उष्ण झरनों तथा मरुस्थल से दलदल तथा हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्मजीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ये एक कोशिक और बहुकोशिक होते हैं। फिर जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्मजीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग है, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को विषाक्त अर्थात विषैला कर देते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव लेग्यूम पौधों की जड़ों तथा ग्रंथियों में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है, अर्थात जो हमने नाइट्रोजन चक्र देखा। धन्यवाद।